हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज 15 अगस्त है तो इसलिए आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले लेक्चर में हमने जो नॉर्मल जेनेटिकल टर्म्स थे, स्टार्टिंग के जो लेक्चर था उसमें जो जेनेटिकल टर्म्स था उसकी बात किए थे। आज हम जो उसमें कुछ बातें हमने बताया था कि मेंडलिज्म के बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिरकार मेंडल जी ने कैसे प्रोसेस कंक्लूड, कैसे किस तरह से उन्होंने प्रोसेस को प्रोसीड किया और क्यों उन्होंने पी प्लांट्स को ही सेलेक्ट किया, अदर्स के साथ उनके पास क्या केसेस हुए और मेंडल क्यों सक्सेस हुए। उसके पहले भी एक दो साइंटिस्टों ने ट्राई किया बट उनको सक्सेस नहीं मिला। तो ये सब बातें इसमें हम लोग देखेंगे। साथ साथ में ये भी बातें ध्यान रखेंगे कि उसमें जो लास्ट वाला कुछ पोर्शन था वीडियो जो सही से नहीं आया था तो उसकी स्लाइड भी हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो अगर किसी बच्चे को नोट करने में वहाँ दिक्कत हो रही होगी तो वो जब लेक्चर खत्म होगा तो उसके बाद वो स्लाइड्स के जो पोर्शन नहीं सही से आए थे उसमें वो हमने इंक्लूड कर दिया है। 10-15 मिनट का जो लेक्चर वहाँ पे गड़बड़ हुआ था। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, देखिए अगर जेनेटिक्स में आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो हम ये आपसे गारंटी के साथ बोलते हैं कि सिखा देंगे, लेकिन आपको कंटिन्यू पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, हर एक लेक्चर देखना पड़ेगा। तो ये जेनेटिक्स हम आपको सिखा देंगे। जेनेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बार आ जाता है तो फिर वो भूलता भी नहीं है। तो ये सब एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो स्टार्टिंग में ही आपको दिख रहा होगा मेंडलिज्म। तो जो मेंडलिज्म की बात हम करेंगे, देखेंगे तो इसमें हमको ये जानना है कि मेंडल जी के बारे में। तो मेंडलिज्म या मेंडलवाद जो बातें बोली गई थी कि एक मेंडल जी का युग बोला गया था जिस टाइम उन्होंने डिस्कवरी की थी। अब ये अलग बात है कि उनकी डिस्कवरी की चीजें फ्रंट पर नहीं आ पाई थी। तो ये जरा देखेंगे मेंडलवाद या मेंडलिज्म क्या है। इनकी अगर हिस्ट्री की बात करें थोड़ा, तो इनके माता पिता जो थे वो किसान थे, खेती करते थे। तो मेंडल जी भी वो चीजों को देखते थे कि कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। साथ साथ में फिर उन्हें कुछ दिक्कतें हुई तो मॉन्क जो होता है मंदिरों में, मोनेस्ट्री जो था वहां पर वो जाकर के रहने लगे। बट उनके दिल दिमाग में चलता रहता था एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीजें। तो एक्सपेरिमेंट करते भी रहते थे और उसको रिकॉर्ड करते जाते थे डेटा को, ताकि वो फिर इसीलिए वो लास्ट में निष्कर्ष पर पहुंचे। तो उन्होंने कैसे क्या किया इस बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेंडलिज्म में, मेंडलिज्म या मेंडलवाद जिसको बोलेंगे, तो ये शुरुआत होती है 1822 से लेकर के 1884, लगभग 60 टू 65 ईयर्स की ये चीजें चलती हैं। तब जाकर के वो निष्कर्ष पर पहुंचे थे, लेकिन फिर भी डिस्कवरी नहीं हो पाई, उनकी बातों को लोगों ने नहीं समझ पाया। क्यों नहीं समझ पाया, इस बात को ही हमको यहाँ पर समझना है। तो फिर जरा देखेंगे मेंडलिज्म में ये बातें देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय मेंडल ऑन जेनेटिक्स, इन्होंने जेनेटिक्स पर एक्सपेरिमेंट किया। एंड डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी प्रोसेसेस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स आर नोन एज मेंडलिज्म। तो हम मेंडलवाद या मेंडलिज्म की ये बात करेंगे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने जेनेटिक्स की एक तरह से नींव रखी, जेनेटिक्स के बारे में बताया। और साथ साथ में क्या किया उन्होंने, डिस्क्रिप्शन, अपना जो जो कैलकुलेशन था वो पूरा डेटा इकट्ठा किया और इस बातों को बताया कि आखिर कैसे कैसे जो जो जीन्स हैं वो पेरेंट्स से प्रोजनी में ट्रांसफर हो रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, मेंडलिज्म। तो ये बातें मेंडल के यहाँ से शुरू होती है। तो जरा देखेंगे साथ साथ में इन्होंने एक्सपेरिमेंटल लॉज भी दिए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद दो लॉ दिए थे। और इनहेरिटेंस के जो पोस्टुलेट्स का मतलब होगा, यहाँ पे पोस्टुलेट्स का मतलब क्या हो जाएगा, लॉज। तो इन्होंने वेरियस लॉज दिए थे, लेकिन इनका दो लॉ था जो मोस्टली फेमस हुआ। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या समझेंगे कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद पूरा डिस्क्रिप्शन रखा और साथ साथ में उसको कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचे जिसको हम लोग बोलते हैं मेंडलिज्म या मेंडलवाद। नाउ अब ये देख पा रहे होंगे ये मेंडल जी हैं, इसके पहले भी हमने इमेज दिखाई थी बट एक बार फिर से देख लेंगे। तो इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में चीजों को बताया और समझाया पहली बार। अब जरा देखेंगे इनका अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ग्रीगर जॉन मेंडल के अगर बैकग्राउंड की बात करें तो ये हमने बताया था कि ये 1822 से लेकर के 1884 तक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। और ये ऑस्ट्रिया मॉन्क थे। मॉन्क का मतलब एक भिक्षु के तरह से काम करते थे, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं उसी तरह से ये भी अपने यहाँ रहते थे। ही वॉज बोर्न ऑन, इनका जन्म जो हुआ था वो 22 जुलाई को हुआ था, 1822 को।
एट जहां पर हुआ था उसका नाम था हेंजेन डॉर्फ। ये जगह कहां पर पड़ेगी? ऑस्ट्रिया में पड़ेगी। और इन्होंने क्या किया था 1856 से लेकर के 1857 तक एक्सपेरिमेंट किया था। ही स्टार्टेड हिज हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ हेरिडिटी। इन्होंने हेरिडिटी का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और उन्होंने सेलेक्ट क्या किया था? पी प्लांट, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइजम सटाइवम। तो इन्होंने इस प्लांट्स को लिया, पी को, और अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था 1856 में, जबकि इनका जन्म कब हुआ था? 1822 में हुआ था। हिज एक्सपेरिमेंटल वर्क कंटिन्यूड ऑन पी प्लांट टिल 1863, 19th सेंचुरी में। मतलब ये था कि इन्होंने 63 इयर्स तक, मतलब शुरू किया था कब? 56 से लेकर के 63 इयर्स तक ले, तकरीबन कितना हो जाएगा? 10 साल के आसपास तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। हिज रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर पब्लिश्ड इन द साइंटिफिक जर्नल। एक साइंटिफिक जर्नल थी जिसमें इनका पब्लिश हुआ था, जिसका नाम था नेचुरी। नेचुरी नाम के एक जर्नल हुआ करती थी, मैगजीन, जिसमें इनका 1865 में जो एक्सपेरिमेंट था वो पब्लिश हुआ। नाउ पब्लिकेशंस ऑफ मेंडल वर्क। अगर हम मेंडल वर्क की बात करें तो इनका जो पेपर था उसको जरा देखेंगे। मेंडल जैसे नॉर्मल मैगजीन होती है उसी तरह से उस टाइम भी मैगजीन हुआ करती थी, और वो मैगजीन मोस्टली जर्मन लैंग्वेज में थी, जो जिसमें इनकी बातें छपी थी। तो किस लैंग्वेज में थी? जर्मन लैंग्वेज में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और उस जो इन्होंने बातें बताई थी वो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, वर्च्यू उबेर प्लेजेन हाइब्रिडेन। तो ये जो लिखा हुआ है ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ। किस लैंग्वेज में? जर्मन लैंग्वेज में। क्योंकि ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसलिए उस टाइम के साइंटिस्ट जो थे, जो अलग अदर कंट्रीज को जो साइंटिस्ट थे वो समझ नहीं पाए, और इंटरनेशनल मैगजीन में ये बातें छपी नहीं थी, तो वो वहाँ की जर्मन लैंग्वेज की जो मैगजीन थी उसमें छपी थी, तो उस बातों को उस टाइम लोग समझ नहीं पाए जो इन्होंने बताया था। दिस जर्नल वॉज पब्लिश, बाद में ये जर्नल पब्लिश हुई थी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रूनो। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रूनो में इसको फिर से पब्लिश किया गया। फिर जरा देखेंगे, और ये जो बातें थी इसका मतलब फिर इंग्लिश वाली जो मैगजीन थी, पेपर ऑफ मेंडल बाई नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन वॉज पब्लिश इन दिस जर्नल। तो ये जो दूसरी जर्नल थी जिसका नाम था, जो दूसरी वाली जर्नल थी मैगजीन, उसका जिसका नाम क्या था? हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रूनो। इसमें जब पब्लिश हुई तो ये इसका नाम जो था वो इंग्लिश में इसी बात को ट्रांसलेट करके रखा गया। लिखा गया एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट्स। तो जब एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मिक्सिंग, तो मतलब ये जब इंग्लिश जर्नल में ये छपी तो इस पर इसको थोड़ा सा पॉपुलैरिटी मिली, लोगों ने इसकी तरफ अटेंशन किया, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई। तो फिर क्या हुआ कि वो चीजें बहुत ज्यादा फेमस नहीं हो पाई। मेंडल वॉज अनएबल टू गेट एनी पॉपुलैरिटी। तो इसमें छपी तो थी बट एज यूजुअल पड़ी थी, क्योंकि बात ये है कि जिस वक्त ये बात बता रहे थे उस वक्त इतना कम्युनिकेशन भी नहीं था, और साथ साथ में ये क्या है कि बहुत आगे की बातें बता रहे थे, मतलब एक एडवांस थॉट था इनका, साइंटिफिकली एडवांस थॉट था। तो उस टाइम के लोगों को समझने में, एक्सेप्ट करने में थोड़ा दिक्कत थी, तो इसलिए इनकी बातों पर किसी ने कुछ ज्यादा नोटिस नहीं किया, बट वो चीजें मैगजीन में छपी पड़ी थी। तो फिर क्या हुआ था, इनकी डेथ हो गई थी 1884 में। इनकी डेथ हो गई थी किसकी वजह से? किडनी की डिजीज हुई है, किडनी की बीमारी हुई जिसको बोलेंगे ब्राइट डिजीज, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। तो विदाउट गेटिंग एनी क्रेडिट फॉर हिज वर्क ड्यू टू किडनी डिजीज ही वाज डाइड। तो ये जो थे इनकी डेथ हो गई थी, इनको कोई क्रेडिट नहीं मिला, क्योंकि इनकी बातों को लोगों ने उतने अच्छी तरीके से समझ नहीं लोग पाए, इसलिए इनको क्रेडिट नहीं मिली और इनकी डेथ हो गई। बट वो चीजें मैगजीन में पड़ी थी जो इन्होंने वर्क किया था। नाउ इसके बाद इनके वर्क का जरा देखेंगे क्या लिखा हुआ, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। जो इन्होंने वर्क किया था उसका रीडिस्कवरी क्यों हो पाई, इस बात को ध्यान से समझेंगे। देखेंगे जरा, जब भी सेम टॉपिक पर कोई रिसर्च करता है, कोई भी व्यक्ति जब किसी उसी से रिलेटेड टॉपिक का रिसर्च करता है, तो कितना सर्च हो चुका है, कहाँ तक वो मैटर पहुंचा है, उसके आगे क्या रिसर्च किया जा सकता है, इन सब चीजों को वो सर्च करते हैं। तो संजोग से ऐसा था कि इनकी बातों को भी जो साइंटिस्ट थे, ये तीनों साइंटिस्ट जिनका नाम था कार्ल कैरोल्स और हुगो डी वरीज, और साथ साथ में इरिच वॉन तशमार्क। तो ये तशमार्क और इसके साथ साथ में ह्यूगो डी वरीज और कार्ल कॉरेंस, ये लोग भी एक्सपेरिमेंट इसी से रिलेटेड कर रहे थे। और साथ साथ में जो कार्ल कॉरेंस थे ये जर्मनी के थे।
तो चूंकि जर्मनी के थे तो इनको जर्मन लैंग्वेज आती भी रही होगी, ये समझ भी पाते रहे होंगे आसानी से। और जबकि इनका एक्सपेरिमेंट मेज पे था, तो ये मेज पे थे, इन्होंने भी कुछ लॉज दिए, बट चूंकि जर्मनी लैंग्वेज में छपी भी थी और ये जर्मन के थे भी, तो इस बात को ये समझ पाए। तो इन्होंने ये पाया कि इन्होंने तो मेंडल ने बहुत सारी चीजें पहले ही बता दी है जो कि छपी हुई है, बट लोगों को इस पर अटेंशन या ध्यान नहीं गया, लोग समझ नहीं पाए। तो इसलिए ये इनको एक फायदा ये मिला कि ये जर्मनी के ही थे जो कि इस उसी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिस चीज को मेंडल ने पहले से बता दिया। और हुगो डीवरी जो थे वो हॉलैंड के थे, ये हॉलैंड के थे। और इनका एक्सपेरिमेंट इवनिंग प्राइम रोज, इवनिंग प्राइम रोज आप देखे होंगे बहुत लोगों के घरों पर ये फूल रहता है, शाम जब होती है तो ये खिल जाता है, ठीक है, तो शाम के टाइम खिलता है, तो जिसको बोलेंगे इवनिंग प्राइम रोज। किसी और किसी लेक्चर में इस पौधे को भी लेकर के आएंगे, इसमें इंक्लूड नहीं किए बट इसको हम आपको दिखा देंगे। नाउ इन रिच ऑन तस्मार्क, जो तस्मार्क थे ये ऑस्ट्रिया के ये भी थे जहाँ के मेंडल थे। तो इनका था डिफरेंट, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स, ये अलग अलग फ्लावर्स पे ये भी एक्सपेरिमेंट करे। तो मतलब सब मिला करके एक फायदा हुआ इन लोगों को कि ज्यादातर जो साइंटिस्ट थे वो कहीं ना कहीं उसी एरिया से रिलेटेड थे, जिसकी वजह से इन्होंने जब ये रिसर्च ये भी अपना कर रहे थे, बट इन्होंने हिस्ट्री जब खंगाली तो इनके हाथ में ये डॉक्यूमेंट्स लगे जो मेंडल के थे। तो फिर इन्होंने उसी चीज को, वो चाहते तो अपनी क्रेडिट ले सकते थे, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो ईमानदार थे और मेंडल जी के रिस्पेक्ट में जो उन्होंने काम किया था, उनके डेथ होने के 16 साल बाद भी उन्होंने उन्हीं को क्रेडिट दिया था। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। तो क्वेश्चन हमेशा ये पूछता है कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म में कौन कौन थे। तो अगर कार्ल कोरेंस ऑप्शन में आता है तो आप इसको ट्रिक मारेंगे, अगर तीनों साइंटिस्टों का नाम रहता है तो आप तीनों साइंटिस्ट की तरफ जा सकते हैं। तो ये बातें ध्यान रखेंगे कि इन लोगों ने रीडिस्कवरी किया, अगर ये साइंटिस्ट रिसर्च नहीं करते हैं, मेंडल के कंटेंट को नहीं दोबारा रिफाइंड करते हैं, तो हमें मेंडल के बारे में कोई भी जानकारी हमारे पास आज नहीं होता। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये साइंटिस्ट थे, ये कार्ल कोरेन है और दूसरे ह्यूगो डिवरीज है और तीसरे तस्मार्क हैं। तीन लोगों ने ही, इन्हीं लोगों को क्रेडिट जाती, तीन लोगों को, कि मेंडल का जो वर्क था ये लोगों ने रीडिस्कवरी किया, दोबारा मेंडल के काम को खोजा था। तो ये आप इमेज देख सकते हैं, थोड़ा और अच्छे से देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब मेंडल ने जो दो लॉज दिए थे, मेंडल प्रपोज टू लॉज, इनके दो लॉज थे। तो द क्रेडिट ऑफ रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म गोज टू द साइंटिस्ट। तो जो तीनों साइंटिस्ट को हमने दिखाया था, कार्ल कोरेंस को, ह्यूगो डिवरीज को और तस्मार्क को, इन्हीं तीनों साइंटिस्ट को ये क्रेडिट जाती है। हम ये बातें कह रहे हैं कि वो चाहते तो वो पूरी क्रेडिट अपने ले सकते थे, बट वो ईमानदार थे तो उन्होंने मेंडल को क्रेडिट दिया। मेंडल गेव टू लॉज, इन्होंने दो लॉ दिया था। हेरिडिटी का मतलब हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर प्रोजनी। ऐसे कैरेक्टर्स जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं उसको हम हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस भी कहते हैं। तो इन्होंने एक बातें बताई थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का, इस लॉ का डिस्कशन हम आगे करेंगे। हम आज के लेक्चर में सिर्फ इनकी जो रीडिस्कवरी है उसी की बात कर रहे हैं। तो जो तीनों साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया उसमें पाया कि मेंडल ने पहले ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का टर्म दे चुके हैं। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होगा, सेपरेशन। सेग्रीगेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेशन। तो सेपरेशन का मतलब कि कैसे दो जीन्स आपस में सेपरेट हो रहे हैं, और इसकी बात उन्होंने बताई थी। ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को दूसरे हम नाम से जानते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। प्योरिटी मतलब प्योर एक ही कोई ट्रांसफर होगा, या तो कैपिटल टी या तो स्मॉल टी। नाउ नेक्स्ट, दूसरा जो लॉ इन्होंने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये भी बातें इन्होंने बताई थी कि जो ट्रांसमिशन होता है गैमेट्स का वो स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से कोई भी ट्रांसफर हो सकता है, चाहे कैपिटल टी हो चाहे स्मॉल टी हो। इन दोनों लॉज की हम आगे डिस्कशन डिटेल करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हमारा ये है कि ये जो दो लॉज थे ये मेंडल ने डिस्कवर किया था। मेंडल एक्सपेरिमेंट्स रिमेन हिडन फॉर 34 ईयर्स। अब आप ये समझ सकते हैं कि 34 साल तक, 34 ईयर्स तक मेंडल को कोई भी नहीं जानता था, और इनकी जो जो इन्होंने बातें बताई थी वो उसी मैगजीन में पढ़ी थी। तो इन साइंटिस्टों ने बहुत ही मेहनत का काम किया कि उनका दोबारा रीडिस्कवर किया, और जो जर्मन लैंग्वेज में लिखी हुई थी फिर उसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इंटरनेशनल मैगजीन में गई, फिर वो लॉ जाकर के फिक्स हुआ, मतलब इंटरनेशनली सभी साइंटिस्टों ने उस लॉ को एक्सेप्ट किया। तो 34 ईयर्स के बाद ये चीजें पॉसिबल हो पाई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे हैं, व्हाई मेंडल्स वर्क रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड। तो ये भी बातें आती है कि मेंडल्स का जो काम था वो जानने में इतना टाइम क्यों लग गया। व्हाई मेंडल्स वर्क
रिकमेंडेड अनरिकॉग्नाइज्ड का मतलब कि मेंडल के वर्क को इतने दिनों तक क्यों नहीं फाइंड आउट कर किया जा सका, अनरिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्यों नहीं फाइंड आउट किया जा सका। तो रीजन क्या था, देखेंगे रीजन फॉर डिले इन रिकॉग्निशन मतलब खोज करने में इतना डिले क्यों हुआ। मेंडल पब्लिश इज वर्क ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865 बट इट रिमेन्ड अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 19 मतलब 34 इयर्स तक 1900 फॉर सेवरल रीजन। इसके कई रीजन थे जिसके वजह से इनकी बातों को लोगों तक पहुंच नहीं पाई जो इन्होंने खोज किया था। तो सबसे पहले जो रीजन था, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। हमने पहले भी बताया था आजादी का दिन भी है, साथ साथ में आप ये भी समझ सकते हो आजादी को मिलने में इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि कम्युनिकेशन का लैग था। जब एक जगह से जो वहां की जनता रहती थी उसको बताकर आते थे गांधी जी, तो दूसरे जगह के लोग शांत हो जाते थे। उसी तरह से उस टाइम आज की तरह से मोबाइल का कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं था। आज की तरह से नहीं है कि 1 मिनट में पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी इंफॉर्मेशन जा सके। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ये बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाई। हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन जर्मन, और दूसरा जो रीजन था ये भी कि ये जर्मन लैंग्वेज में था। जैसे अब हम अपने लैंग्वेज में कहेंगे तो थोड़ा लोकल क्षेत्रीय लोग ही समझ पाएंगे, तो ये भी बात था कि जर्मन लैंग्वेज में होने की वजह से अदर साइंटिस्ट इस बात को नहीं नोटिस कर पाए। एंड वाज नॉट वाइडली कम्युनिकेटेड मतलब दूर दूर तक ये बातें पहुंच नहीं पाई। अगर ये इंटरनेशनल मैगजीन में रही होती तो शायद उसी टाइम डिस्कवर हो गया होता। तो ये भी बातें ध्यान रखेंगे कि जर्मन लैंग्वेज थी, और दूसरा कम्युनिकेशन आज की तरह से मोबाइल की सुविधाएं नहीं थी, इतना फास्ट कम्युनिकेशन नहीं था जो है इंटरनेट की तरह से। कंसेप्ट ऑफ जीन, कंसेप्ट ऑफ जीन उस लेक्चर में हमने ये भी बताया था कि जीन वाज नॉट इस्टेब्लिश्ड। मतलब मेंडल जी ने एक और गलती की थी कि इन्होंने जीन्स नहीं बोला था, इन्होंने फैक्टर या एलिमेंट्स बोला था। इन्होंने क्या बताया था, उसी बात को इन्होंने बोला था फैक्टर, इसी बात को इन्होंने बोला था फैक्टर, या फिर क्या बोला था एलिमेंट। अब ये दोनों बातें भी जो साइंटिस्ट थे वो एक्सेप्ट नहीं करते थे क्योंकि फैक्टर मैथमेटिकल टर्म था, एलिमेंट्स अगर देखे तो केमिस्ट्री से मैच करता था। तो इन्होंने जीन नहीं बोला था, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। होता है ना कि पहले हेडिंग ही ना मैच करे तो आपको टीचर भगा देता है कि अरे क्या तुम लिखे होगे जब तुम्हारा हेडिंग ही नहीं मैच कर रहा है। तो उसी तरह से जो इनका पहले ही चीजें थी, फैक्टर वही नहीं मैच करता था, तो इनकी बातों को लोग देखना मतलब अंदर के कंटेंट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो मेंडल कंसेप्ट ऑफ जीन वाज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन और ट्रेड्स। जो एक्सप्रेशन या ट्रेड्स कंट्रोल करने वाली बात थी इन्होंने फैक्टर बोला था, जो इस बात को भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। जीन्स वर नॉट एट अंडरस्टूड एज दे आर टुडे। जैसा हम लोग आज जीन्स के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर फंक्शन ये सब चीजें जानते हैं, उस टाइम तक इतना डिटेल जीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। इसलिए जो ये बात बोल रहे थे फैक्टर को बोल रहे थे, उस बात को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उस टाइम के लोग समझ नहीं पा रहे थे। नाउ कंटिन्यूअस वेरिएशन वाज एक्सेप्टेड। बायोलॉजिस्ट बिलीव्ड दैट बायोलॉजिकल वेरिएशन वाज कंटिन्यूअस। तो उस टाइम के जो बायोलॉजिकल लोग जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि जो बायोलॉजिकल जो उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे वो ये चीजें, तो फिर यहाँ पर क्या था कि वेरिएशन लगातार हो रहा था, तो इस बात को भी मेंडल जी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कंटिन्यूअस वेरिएशन की बातें को भी उन्होंने क्लियरली बता नहीं पाया था। मेंडल अप्रोच वाज नॉट एक्सेप्टेड, मैथमेटिकल अप्रोच वाज नॉट एक्सेप्टेड। हमने बात ये बताई थी कि इन्होंने जो कैलकुलेशन किया था वो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी के बेस पे लिया था। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल टर्म है जिसमें हम लोग स्टैटिक्स वगैरह पढ़ते हैं, तो डेटा कैलकुलेशन का जो बात करते हैं, तो उन्होंने डेटा कैलकुलेट किया था, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन किया था। तो मेंडल वाज यूज मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमेना। क्योंकि बातें बायोलॉजी की थी और उन्होंने कैलकुलेशन मैथ में किया था कि कितने टॉल प्लांट्स हैं, कितने शॉर्ट प्लांट्स हैं, कितने का कलर ब्लू कलर है, कितने वाइट मतलब ग्रीन कलर हैं। इन सब चीजों का कैलकुलेशन उन्होंने जो किया था वो कैलकुलेशन स्टैटिकल फॉर्म में किया था, मतलब डेटा पूरा कैलकुलेट किया था। तो ये चीजें भी साइंटिस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि बायोलॉजी में ये मैथमेटिक्स की ढेर सारी कहानियां कैसे आ जा रही हैं। दिस अप्रोच वाज अनअक्सेप्टेड मेनी बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे वो इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स कैसे आ जाएगा। लैक ऑफ फिजिकल प्रूफ, मेंडल के पास ढेर सारा प्रूफ भी नहीं था। मेंडल कुड नॉट प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ, मतलब फिजिकल प्रूफ को मतलब वो दिखा नहीं पा रहे थे, दिखा नहीं पा रहे थे। तो हमने कई बार बोला था, ये भी बातें बताई है कि जीन्स को दिखा नहीं सकते, जीन के फिनोटाइप को दिखा सकते हैं, लेकिन जीनोटाइप को मेंडल कैसे दिखाएंगे।
जीन की वजह से चेंजेस हो रहा है, ये बातें तो फिनोटिपिकली दिख सकती है, फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है, लेकिन अब कोई बोलेगा, अभी भी कोई बोले कि आप जीन निकाल करके दिखाइए, तो हम कैसे जीन निकाल के दिखा सकते हैं? उसी तरह से जैसे कोई बोले कि हवा को मुझको दिखाइए, तो हवा है ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम हवा को दिखा तो नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो उसी तरह से फिजिकल अपीयरेंस इनको वो लोग चाहते थे कि जैसे पेन है, पेंसिल है, उस तरह से हमको जीन भी दिखाइए, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया था। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स, और इन्होंने जो फैक्टर की बात बोली थी, जीन्स की बातें नहीं बताई थी, ये भी चीजें उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। और एक्सप्लेन एट दे वर मेड, तो इन्होंने इन सब चीजों को बारे में जो साइंटिस्ट थे उनके सामने उलझन थी, जिसको एक्सप्लेन मेंडल जी नहीं कर पाए थे, इसलिए इनके बातों को उतना ज्यादा मतलब पॉपुलराइजेशन या पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई थी। नाउ रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, अब यहां से जरा देखेंगे कि इनके पहले भी दो साइंटिस्टों ने किया था, इनके पहले भी दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट को किया था, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिला। लेकिन ऐसे क्या रीजंस थे, ऐसे क्या वजह थी कि रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, क्या क्या रीजंस थे कि मेंडल जी सक्सेस हुए, बाकी जो एक दो साइंटिस्टों ने ट्राई किया था उनको सफलता नहीं मिली थी। रीजन फॉर मेंडल सक्सेस में देखते हैं, मेंडल स्टडीज द inheritance of one or TWO2 characters at that time। मतलब ये बातें बहुत इंटरेस्टिंग हैं कि बाकी साइंटिस्ट क्या करते थे, मल्टीपल ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेड्स का ऑब्जर्वेशन करते थे, जबकि मेंडल जी जो थे उन्होंने एक ट्रेड को सेलेक्ट किया था या दो ट्रेड। एक ट्रेड का मतलब या तो उन्होंने हाइट को ले लिया था, एक ही चीज को देखते थे कि एक पौधे में हाइट है तो दूसरे में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, या फिर वो दो ले लेते थे, एक हाइट ले लिया कैपिटल टी, और दूसरा ले लिया था फ्लावर कलर या राउंड शीट ले लिया, शीट का कलर ले लिया राउंड, तो उन्होंने कैपिटल आर ले लिया राउंड शीट के लिए, और एक एक ले लिया टॉलनेस ऑफ द फ्लावर। तो मतलब एक या दो कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी में देखते थे, फिर क्रॉसिंग कराने के बाद दूसरी पीढ़ी में F2 जनरेशन में देखते थे, फिर तीसरी पीढ़ी में F3 जनरेशन में देखते थे। तो इन्होंने एक बार में एक या दो ही कैरेक्टर को सेलेक्ट किया, जिसकी वजह से इनको सक्सेस मिली। ये इनके लिए एक बहुत अच्छा मतलब हम कह सकते हैं वरदान साबित हुआ, क्योंकि इन्होंने एक बार में एक या दो ही कैरेक्टर्स लिया, तो इसलिए ये सक्सेस हुए। और उसी के बेसिस पर आप पढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो ये चीजें इनके लिए बहुत ही बेहतरीन या फायदेमंद रही कि इन्होंने एक बार में एक ही या दो चीजों को, गुणों को ऑब्जर्व किया। नाउ द करेक्ट हिस्टोरिकल सीक्वेंस की अगर हम बात करें, हिस्टोरिकल सीक्वेंस इसके पहले जिन्होंने किया था, तो कॉल रीटर थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉल रीटर। कॉल रीटर जो थे इन्होंने भी लिया था, तो ये टोबैको पर किए थे। इन लोगों की जो गलतियां थी, वो मेजर गलती ये थी कि ये लोग एक साथ कई चीजें देखने लगते थे। मान लो हम ये टोबैको की पत्तियों को भी देख लिए, लंबाई देख लिए और कलर देख लिए, कई चीजों को एक साथ ले लेते थे, जिसकी वजह से इन लोगों को सक्सेस नहीं मिली। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन गॉस, या इन्हीं को नाइट बोला जाता है। तो ये तो पी प्लांट्स को लिए थे, ये सही चल रहे थे, लेकिन इन्होंने भी यही गलती की थी कि एक साथ में दो तीन कैरेक्टर, एक साथ में तीन चार कैरेक्टर्स का ऑब्जर्वेशन करने लगे, जिसकी वजह से इनको भी सक्सेस नहीं मिली। तो हम ये बातें समझ सकते हैं कि इन लोगों ने गलती क्या की थी कि एक साथ तीन चार कैरेक्टर्स को देख रहे थे, इसलिए ये लोग रिजल्ट पर नहीं पहुंच पा रहे थे। मेंडल जो आए, ग्रीगर मेंडल, जो मेंडल जी आए थे, उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था, तो ये तो ठीक था कि पी प्लांट्स को इन्होंने सेलेक्ट किया था। साथ साथ में इन्होंने ये सबसे ज्यादा अच्छी बात की थी कि मेंडल जी ने पी प्लांट्स को सेलेक्ट किया, साथ साथ में वन और TWO2 कैरेक्टर्स, एक या दो गुणों का ही ऑब्जर्वेशन किया, कैरेक्टर्स ऑब्जर्व एट अ टाइम, एक टाइम पर इन्होंने एक या दो गुण का ही सिलेक्शन किया। मतलब कि पहले ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तीसरे जनरेशन में इसको ऑब्जर्व किया, या तो टॉलनेस ले लिया था, या फिर टॉलनेस ले लिया और शीट का राउंड शेप शीट ले लिया, तो इसलिए इनको सक्सेस मिली। साथ साथ में जो पी प्लांट इन्होंने सेलेक्ट किया था, उसमें जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत इजीली ऑब्जर्व हो पाते थे। मतलब कि जो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, जो ट्रेड्स हैं मतलब जैसे लीव्स का कलर अगर ले लिया, या फिर राउंड शीट ले लिया, या फिर पौधे का हाइट ले लिया, तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये फिजिकली अपीयरेंस हो जाते थे। तो ये चीजें इनके लिए सुविधाजनक था। तो आगे हम लोग देखेंगे क्यों पी प्लांट्स को ही। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, इनका जो मटेरियल सिलेक्शन का प्रोसीजर था वो ठीक था, इन्होंने पी प्लांट्स को सेलेक्ट किया, ये भी सही काम किया। तो जरा देखेंगे सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी। गार्डन पी का मतलब वही जो मटर हम लोग खाते हैं, आती है जो मटर के सीजन में सब्जी बनती है। गार्डन पी प्लांट्स वाज सुटेबल फॉर स्टडीज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग एडवांटेज। इनको क्या फायदा हुआ, क्यों इनको इतना एडवांटेज मिला,
और इसका रीजन देखेंगे, पी प्लांट इज एन एनुअल प्लांट। कैसा प्लांट था? एनुअल। एनुअल का मतलब एक साल में उसका हम पूरी चीजें उसको ग्रो कराएं तो एक साल के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसकी सीड्स लेकर के उसको फिर क्रॉसिंग करा के F2 देख सकते हैं, F3 देख सकते हैं, मतलब लाइफ स्पैन भी इसकी शॉर्ट कह सकते हैं। विद अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, तो शॉर्ट लाइफ साइकिल 2 से 3 मंथ में ये तैयार हो जाता है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि 2 से 3 मंथ में ये तैयार हो जाता है और साल भर में एक बार हम इसको उगा भी सकते हैं। एनुअल मतलब साल भर में एक बार हम इसको उगा भी सकते हैं, तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और साथ साथ में 2 से 3 महीने में तैयार भी हो जाता है। फिर इसकी क्रॉसिंग करा करके हम इसकी अगली जनरेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर क्रॉसिंग करा करके अगली जनरेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो कलर हाइट है वो F1 में अगर कैपिटल टी थी और जिसे क्रॉस कराएं वो स्मॉल टी लिए, तो F2 ये पेरेंट्स का था, तो F1 जनरेशन कैसी हुई? तो F1 जनरेशन कैसी हुई? क्योंकि पेरेंट्स का क्रॉस कराएं, फिर हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर ले रहे थे, तो वो ये चीजें देख ले रहे थे कि हमने जब क्रॉसिंग करा दिया पेरेंट्स का एक लॉन्ग शॉट, तो अगली वाले जनरेशन का पौधा कैसा हुआ। तो ये इजिली पी में कंट्रास्टिंग ट्रेड्स या आसानी से दिख सकता था। तो लार्ज नंबर, साथ में ये देखेंगे 2 से 3 सो अ लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग, मतलब प्रोजनी भी ढेर सारा इसके निकल आते थे। मतलब 3-4 पौधे एक साथ ऑब्टेन कर लेते थे, ताकि अलग अलग पौधों में अलग अलग जिसकी जो इसकी ऑफ स्प्रिंग या प्रोजनी जो उस पौधे से दूसरे पौधे बने हैं उसमें क्या क्या चेंजेज हुआ है, ये चेंजेज आसानी से ऑब्जर्व कर सकते थे। ऑफ स्प्रिंग कैन बी एनालाइज्ड विद अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कम समय में पी प्लांट्स को ग्रो करना आसान था। पी प्लांट्स में जो ट्रीटमेंट जो ट्रेड्स ट्रांसफर हो रहे थे वो अच्छे से दिख जाते थे, और साथ साथ में एक साथ कई प्रोजनी आने से अलग अलग पौधे को भी ऑब्जर्व कर पाते थे कि कितने पौधों में कौन सा कलर गया, कौन सा रंग गया, कौन सी हाइट गई, लंबी गई हाइट, छोटी गई हाइट, कौन सा ब्लू कलर गया, ग्रीन कलर गया, वायलेट। मतलब ये आसानी से दूसरे जो उसकी ऑफ स्प्रिंग आती थी तो उसमें ऑब्जर्व कर लेते थे कि पेरेंट्स ऐसे थे तो प्रोजनी कैसी हुई। इट हैज मेनी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, तो मैंने ये भी बातें थी कि कई कंट्रास्टिंग ट्रेड मतलब एक साथ ऑब्जर्व कर सकते थे। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब ऐसे ट्रेड्स जो विजिबल हों, अगली जनरेशन में दिख सकें। साथ साथ में नेचुरल नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रेजेंट इन पी प्लांट्स, मतलब प्राकृतिक रूप से सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल था। तो सेल्फिंग भी करा लेते थे, उसी पौधे से क्रॉसिंग करा लेते थे, या फिर उनको जरूरत पड़ती थी तो दूसरा बाहर का भी पॉलन ग्रेन गिरा करके चेक कर लेते थे। तो मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करा करके, सेल्फिंग भी करा करके ये चीजें देख लेते थे कि पहली पीढ़ी ऐसी है तो उसकी दूसरी पीढ़ी कैसी हो रही थी, तीसरी पीढ़ी ऐसी है तो चौथी पीढ़ी कैसी हुई। तो ये इनके लिए फायदेमंद था, फायदे वाला चीज था कि पी प्लांट्स के साथ ट्रीटमेंट करना आसान था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, क्रॉसिंग पॉलिनेशन कैन बी परफॉर्म्ड आर्टिफिशियली, सो हाइब्रिडाइजेशन कैन बी मेड पॉसिबल। तो इसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते थे, मतलब अभी हम डायग्राम दिखाएंगे, क्रॉसिंग भी करा सकते थे। मतलब एक फ्लावर था तो उसमें दूसरा पॉलन ला के गिरा सकते थे, सेल्फ पॉलिनेशन से बचा करके दूसरा अपने रंग अपने हिसाब से कलर या हाइट वाले दूसरे पौधे से लाके उसमें पॉलन ग्रेन गिरा करके, पॉलन ग्रेन गिराने के बाद, जिसको परागकण बोलते हैं, पॉलन ग्रेन गिराने के बाद वो चेक करते थे कि मैं रेड फ्लावर वाला गिराया तो अगली वाली जनरेशन कैसी आ रही है, वायलेट आ रही है, रेड आ रही है, पिंक आ रही है। ये सब चीजें भी पॉसिबल हो पा रहा था। तो इसमें क्रॉसिंग भी कराया जा सकता था और सेल्फिंग का भी ऑप्शन था, सेल्फ पॉलिनेशन पौधा था। पी प्लांट्स इज इजी टू कल्टीवेट, इसको आसानी से कहीं पर भी ग्रो कराया जा सकता था, इसके लिए ज्यादा तामझाम नहीं था, इजिली हम कल्टीवेट कर सकते थे। पी सीड्स आर लार्ज, जो पी की सीड्स थी, जो पी सीड्स थी वो लार्ज थी, मतलब बड़ी बड़ी सीड होती है मटर की, तो हम वो दाने को भी देख सकते हैं कि दाना गोल है, दाना सिकुड़ा हुआ है, व्रिंकल्ड सीड है, राउंड सीड है, या उसका कलर येलो है, ग्रीन है। तो ये आसानी से विजिबल हो पाता है जो मटर आती है। एक चीजें और देखेंगे, लास्ट लाइन को जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेंडल जी एक और चीजें देखे थे। मेंडल क्वांटिटेटिवली एनालिसिस, इन्होंने क्या देखा था? क्वांटिटेटिवली एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव कैरेक्टर। अच्छा, ये बातें देखेंगे। क्वांटिटी का मतलब इन्होंने लार्ज अमाउंट में पौधा, कई पौधा लिया और उन पौधों में क्या देखा था? क्वालिटी को देखा था। क्वालिटी देखो, क्वांटिटी का मतलब अमाउंट का मतलब कई पौधे लिए, कई पौधे पी के लिए, उनकी अगली जनरेशन की उसको नोट करते जाते थे, हिस्ट्री स्टैटिकली उसको नोट करते जाते थे कि 700 पौधा, 300 पौधा, 500 पौधा कितने में क्रॉसिंग कराया, तो किस टाइप का आई चीजें। और साथ साथ में उसकी क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब कलर कैसा था, हाइट कैसी थी, फ्लावर कैसे थे, जिसको हम लोग क्वालिटी की बात करेंगे। तो ये बातें ध्यान रखेंगे कि उन्होंने कई लेकर के 300 400 500 पे कराते थे क्रॉसिंग,
या सेल्फिंग, और उसको डेटा को भी नोट करते थे, स्टैटिक्स को भी डेटा को नोट करते थे, फिर कैलकुलेट करते थे। तो सब अभी आगे बताते हैं। तो और साथ साथ में क्वालिटी पर इनका फोकस था कि नेक्स्ट जनरेशन में कैसा रंग, कैसी हाइट, किस टाइप का सीड्स ट्रांसफर हो रहा है, इसको भी ये नोट करते जाते थे। तो इन्होंने क्वालिटी को भी ऑब्जर्व किया। ये देखेंगे ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल कहने का मतलब ये है ना कि ये सेल्फ तो है, पी पी कैसा है, सेल्फ है, लेकिन ये देख रहे हैं सीजर, सीजर से इसको क्या करते हैं, ये जो पोलन ग्रेन जो स्टेमन है इसको कट कर देते हैं, कट करके हटा देते हैं कैंची से, काट के हटा दिए, दूसरे 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 फ्लावर्स का सपोज करो ये येलो कलर का है, तो येलो कलर वाला, या अगर ग्रीन कलर है ग्रीन कलर वाला, तो इस कलर पर जो ब्लू वायलेट कलर दिख रहा है इस पे ला करके इसका पोलन ग्रेन गिरा दिए, इसको कट करके हटा इसलिए दिया जाता ताकि सेल्फिंग ना हो। सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन से बचाने के लिए इसको काट के हटा देते थे, फिर अपने अपने हिसाब से इस पे ला करके गिरा देते थे पोलन ग्रेन, फिर इसको ढक देते थे। ढकने के बाद जब अगली पीढ़ी आती थी तो किस कलर की हुई उसको नोट करते थे। तो इसी को बोलेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियली कराना है। क्या कराना, आर्टिफिशियल क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जो आगे टर्म आया था वो यही चीजें करते थे वो। तो इस तरह से वो एक निष्कर्ष पर पहुंचते थे, एक निष्कर्ष पर पहुंचते थे। तो एक निष्कर्ष पर पहुंचे और अपने मन के हिसाब से वो इसमें अलग अलग तरह का रिकॉर्ड कर सकते थे कि किसको लगाया तो इस टाइप का पोलन ग्रेन गिराया तो किस टाइप का पौधा हुआ, रेड कलर का गिराया पिंक के साथ तो किस तरह का पौधा हुआ, रेड का रेड के साथ ट्रीट किया तो किस तरह का, टॉल हाइट वाला को शॉर्ट हाइट के साथ कराया तो किस तरह का हुआ, शॉर्ट हाइट वाले शॉर्ट हाइट को कराया तो कैसी F1 प्रोजनी आई। तो इस तरह से डेटा कैलकुलेट कर लेते थे। नाउ मेंडल्स वर्क देखेंगे, मेंडल ने क्या क्या काम किया। ही मेंटेन द स्टैटिकल रिकॉर्ड। स्टैटिकल रिकॉर्ड क्या है, जब आप मैथ पढ़ते हैं तो मोड मीन मीडियन प्रोबेबिलिटी डेटा वाला जो लास्ट में दिया रहता था 10th क्लास की बुक में, तो वहां पर स्टैटिकल रिकॉर्ड होता है जिसमें समेशन ओमेशन लगाते हैं, ऐसे समेशन करके जोड़ते हैं, स्टैटिक्स फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालते हैं। तो इन्होंने स्टैटिकल डेटा मेंटेन किया, सब जितना क्रॉसिंग करा था रिकॉर्ड करते जाते थे। तो स्टैटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, जितना एक्सपेरिमेंट किया वो सब रिकॉर्ड करते जाते थे। इन्होंने क्या किया था, मेंडल स्टडीड 7 कैरेक्टर्स, कितना कैरेक्टर इन्होंने स्टडी किया था, 7 कैरेक्टर्स और 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। 7 पेयर का मतलब 7 दूना 14 कंट्रास्टिंग ट्रेड। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स का मतलब ये हो गया कि जो गुण बहुत अच्छी तरीके से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में दिख जाए उसको हम लोग बोलेंगे कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो 7 कैरेक्टर्स को देखे थे, कितने कैरेक्टर्स को देखे थे, 7, और कितना पेयर्स इन्होंने दिया था, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग, मतलब 14 कैरेक्टर्स कुल मिलाकर के इन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो आप देखेंगे जरा ये जो 14 के 14 7 थे, 7 को इन्होंने ऑब्जर्व किया, टोटल अगर हम बातें करें तो ये 14 हो जाते हैं, 14। अब ये 14 कैसे, इन्होंने क्या क्या लिया था 14 में, जरा देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने शीट का शेप लिया था, शीट का शेप लिया था तो कैसी शीट का शेप लिया था, राउंड वाला डोमिनेंट था। राउंड वाला डोमिनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज करो तो उसी को हम आगे चल करके आर से रिप्रेजेंट करेंगे, एक दूसरे से लिंक्ड है वीडियोस। तो अगर आप सिस्टमेटिकली देखेंगे तभी समझ पाएंगे। तो इन्होंने एक कैरेक्टर लिया, राउंड ले लिया, तो राउंड के साथ साथ में इन्होंने शीट का कलर कैसा ले लिया, येलो ले लिया। इसके बाद अब राउंड के जस्ट अपोजिट वाला अगर रिसेसिव जीन जाता था, सपोज करो ये राउंड के लिए कैपिटल आर तो रिसेसिव के लिए स्मॉल आर, रिसेसिव के लिए अगर स्मॉल आर ट्रांसफर हो रहा था तो सीट व्रिंकल्ड हो जाती थी, सिकुड़ जाती थी। एक तो ये गुण उन्होंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की। दूसरा कलर शीट, अब कलर शीट येलो है, कब येलो होगा, कैपिटल वाई आ रहा तो येलो, और यहीं पर स्मॉल वाई आ जा रहा तो ग्रीन हो जा रहा था। तो एक चीज इसको भी उन्होंने रिकॉर्ड किया था। तो इस तरह से अब ये सब चीजें आगे करवाएंगे, अगर यहाँ बेसिक समझे रहेंगे तभी समझ पाएंगे। नाउ इन्होंने कलर ऑफ पॉट्स, कलर ऑफ पॉट्स का इन्होंने लिया था कि जो ऊपर ये बाहर का जो है ये कलर ऑफ पॉट, तो ग्रीन के लिए इन्होंने क्या ले लिया, कैपिटल जी, और इसके साथ साथ में अगर येलो आ रहा है तो क्या ले लिया इन्होंने, स्मॉल जी ले लिया। साथ साथ में यहाँ पर देखेंगे शेप ऑफ फुल, अगर फुल शेप आ रहा है और कंस्ट्रिक्टेड आ रहा है तो फुल शेप के लिए कैपिटल एस समझ लो अगर इन्होंने ले लिया, कंस्ट्रिक्टेड और फ्लैट आ रहा है तो स्मॉल एस ले लिया होगा। इसके साथ साथ में अगर प्लांट टॉल है तो इन्होंने कैपिटल टी ले लिया, प्लांट शॉर्ट है तो इन्होंने स्मॉल टी ले लिया। इसके साथ साथ में आया था लीफ जंक्शन, लीफ जंक्शन पे अगर फ्लावर है तो सपोज करो इन्होंने लीफ जंक्शन पे अगर है तो कैपिटल एल ले लिया होगा, अगर नहीं है टिप पर है फ्लावर तो स्मॉल एल ले लिया होगा। पर्पल कलर है तो कैपिटल पी ले लिया, व्हाइट कलर है तो स्मॉल पी ले लिया। तो ये सब इन्होंने करके
इस तरह से कैलकुलेशन किया था, जिसको बोले थे 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स इन पी प्लांट्स। पी प्लांट्स में कितना इन्होंने टोटल 7 पेयर्स, और देखें तो टोटल हो जाएगा 14। काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर 14। तो ये 14 ट्रेड्स को मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में अपने नोटिस करते जाते थे, रिकॉर्ड करते जाते थे, और ये देखते जाते थे कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसमिशन हो रहा है तो क्या चेंजेज आ रहा है। तो ये इस तरह से रिकॉर्ड करते जाते थे। तो इस तरह से इन्होंने टोटल 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को नोट किया था। और ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है और साथ साथ में इसका बहुत आगे यूज है। तो इस तरह से उन्होंने इस चीज को बताया था तो कैलकुलेशन में। हमें उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। नौ, वही जो आपको दिखाए थे, तो उन्होंने क्या क्या करते थे। अब हम क्या बोले थे कि ये स्टैटिकल डेटा लेते थे, एक दो कैलकुलेशन नहीं करते थे। देख रहे हैं, लेंथ के लिए इन्होंने कैलकुलेशन किया था, कितना पौधा लिया था, 784 784 पौधा लिया था लेंथ के लिए। और जो डॉर्फ हो जाते थे, मतलब स्मॉल टी जिनका आ जाता था, वो 277। तो मतलब टोटल जोड़ देंगे तो लगभग लगभग 7 8 9 1000 के आसपास हो जाएंगे। तो इन्होंने लिया जिसमें से देखा कि 787 के लगभग टॉल हो रहे हैं, और इन्होंने रिकॉर्ड किया कि 277 डॉर्फ आ रहे हैं, स्मॉल आ जा रहे हैं, छोटे आ जा रहे हैं। जो आगे दिखाए थे डायग्राम वही यहाँ पर है। फिर उन्होंने फ्लावर कलर के लिए कैसा लिया, वायलेट के लिए सपोज करिए कैपिटल बी ले लिए, कैपिटल वी। फिर यहाँ पर देखेंगे व्हाइट के लिए इन्होंने स्मॉल वी ले लिया। तो ये देखेंगे फिर उन्होंने 651 पौधा इधर, और ये जोड़ देंगे 7 8, फिर 1000 के आसपास इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो उसमें देखा 651, 651 वायलेट हुए और 207 व्हाइट आए। फिर उन्होंने सीड पॉट को ले लिया, सीड पॉट को लिया, वहां आगे उधर डायग्राम में दिखाए थे इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड इन्होंने रिकॉर्ड किया था, इनफ्लेटेड 882। और कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड का मतलब इस तरह से वहां कंस्ट्रिक्टेड सिकुड़ा हुआ जिसको बोलते हैं, और इनफ्लेटेड का इन्होंने रिकॉर्ड किया। तो यहाँ पर इनको मिला कि 882 जो थे वो इनफ्लेटेड थे, और 299 के आसपास उनको कंस्ट्रिक्टेड मिलते हैं। फिर पॉड कलर को इन्होंने ग्रीन के लिए कैपिटल जी लिया, तो देखा 400 का रिकॉर्ड लिया, 428 इनको ग्रीन मिले, और 152 इनको कैसे मिले, येलो लिए। तो उन्होंने ये दो सिंबल ले लिया था, ग्रीन आएंगे तो कैपिटल जी, येलो आएंगे तो स्मॉल जी। फिर इन्होंने क्या किया था, शेप ऑफ शीड, शीड के लिए अगर राउंड आएगा तो कैपिटल आर, पिछले वाले डायग्राम में दिखाए थे, तो इसका ले लिया था। और अगर व्रिंकल्ड आएंगे ऐसे ऐसे व्रिंकल टाइप के, तो इसके लिए इन्होंने स्मॉल आर ले लिया। तो यहाँ पर देखा था कितना लिया था, वहां 5472 और 1850, इतना इन्होंने कैलकुलेट किया था सीड, शेप ऑफ द सीड को ऑब्जर्व करने के लिए। फिर इन्होंने क्या किया था, कलर ऑफ कॉटिलिडान, कॉटिलिडान का कलर कितना लिया था, 6022 का ऑब्जर्व किया था। तो येलो यहाँ पर आया तो कैपिटल वाई ले लिए थे, ग्रीन आया तो स्मॉल वाई ले लिए थे, इसके लिए 2000 इतना। तो मतलब ये डेटा। फिर फ्लावर ऑफ द कलर वायलेट आया, तो सपोज करो कैपिटल बी ले लिया, व्हाइट आया तो स्मॉल। मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि इतने ढेर सारे पौधे लेकर के इन्होंने उसको डेटा को नोट किया, इसके बाद वो रिजल्ट पर पहुंचे थे। कोई एक दो पौधे का इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। नाउ जब इन सब एक्सपेरिमेंट को निकाले तो उनको एक रेशियो मिला। वो रेशियो क्या मिला जरा देखते हैं। हम लोग जो लिखते हैं ना धड़ल्ले से, हम लोग तुरंत लिखते हैं 3.1। तो ये बच्चा 3.1 इतना आसानी से नहीं आया था, इन्होंने पूरा इतना मुश्किल से इतना ढेर सारा डेटा को कैलकुलेट करके फिर उसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद वो रिजल्ट पर पहुंचे। जब इन सब ट्रेड को इन्होंने करके कैलकुलेट करके डिवाइड किया तो उनको एक रेशियो मिला। वो रेशियो एक्चुअली मिला था इनको 2.98, 2.98 कैसा रेशियो मिला था, इज टू 1। मतलब कि हम लोग 3.1 लिखते हैं तो ये एग्जैक्ट नहीं मिला था, लेकिन इतना करीब था कि उसको हम लोग सिमिलर मान लेते हैं। तो कितना डेटा आया था, डेटा आया था 2.98, जिसको हम लोग सिमिलर कर लेते थे 2.98, 2.98, 2.98 इज टू 1 आया था, जिसको हम लोग सिमिलरली क्या लिखते हैं, सिमिलरली लिखते थे 3.1। तो ये बातें ध्यान रखेंगे कि एग्जैक्ट 3.1 नहीं आया था, लेकिन इतना करीब था कि इसको हम लोग 3.1 लिखते हैं। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। अब 3.1 में क्या था, तीन जो थे, तीन मतलब 75% जो क्वालिटीज थे वो डोमिनेंट वाले आ रहे थे, और 25% जो क्वालिटी हम कह सकते हैं वो रिसेसिव वाले आ रहे थे। तो इसको हम एक अंदाजा लगा सकते हैं 3.1 का मतलब क्या था। तो एग्जैक्ट ये अब इसमें भी जरा देखेंगे
किसी एक का कैलकुलेट मान लो कर लें तो ये हो सकता है मे बी पॉसिबल, किसी एक का अगर कैलकुलेट किए होंगे उन्होंने तो कभी ऐसा भी आ सकता है मान लो 3.15:1 आ जाए, तो इसको भी हम लोग सिमिलरली क्या मानेंगे, इसको भी सिमिलरली मान लेते हैं 3.1। क्यों मान लेते हैं, क्योंकि ये भी करीब करीब 3 के आसपास है, तो मतलब माइन्यूटली अगर जैसे राउंड अप आप करते रहे होंगे, फिगर राउंड अप करते रहे होंगे कैलकुलेशन को, तो माइन्यूटली इंक्रीज हो जा रहा था, माइन्यूटली डिक्रीज हो जाता था, तो उसको ऑल ओवर राउंड अप करने पर 3.1 को ले लिया जाता था, जिसको आज हम जनरली क्या कैलकुलेशन में यूज करते हैं कि टॉलनेस कितना आया, रिसेसिवनेस कितना आया, जीनोटाइप कितना आया, फिनोटाइप कितना आया, इसको निकालने के लिए हम इन्हीं रेशियो का इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बातें ध्यान रहे कि एग्जैक्ट नहीं लेकिन इतना करीब था कि हम 3.1, तो आप फिनोटाइप जीनोटाइप आज जो हम निकालते हैं तो इसी के बेसिस पर उसको कैलकुलेट करते हैं। नाउ रिजल्ट जरा देखेंगे, यहां पर ये बातें थोड़ा सा देखेंगे कि द रेशियो कम्स बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ डोमिनेंट प्लांट्स टू रिसेसिव प्लांट्स। इन्होंने जब कंपेयर किया था तो क्या रेशियो आया था, जो अभी वही पीछे एक्सप्लेन किए थे, कंपेयरिंग द नंबर ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर्स को लिया था, सपोज करो कैपिटल टी के लिया, तो उसके साथ में इन्होंने रिसेसिव के लिए स्मॉल आर, अरे स्मॉल टी ले लिया, क्या ले लिया, स्मॉल टी ले लिया, तो यहाँ पे ये कैरेक्टर डोमिनेंट, ये रिसेसिव, इसको कैलकुलेट किया था तो क्या उनको मिला था, फॉर मेंडल्स मोनोहाइब्रिड, किसी एक कैरेक्टर को कैलकुलेट करें तो उसको हम मोनोहाइब्रिड कहते हैं, दो कैरेक्टर्स को कैलकुलेट करें तो उसको डाई हाइब्रिड कहते हैं। ये सब कैलकुलेशन आगे के एक्सपेरिमेंट आगे के लेक्चर में बताएंगे। तो मोनोहाइब्रिड, तो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप, ये बहुत जरूरी है, बार बार हम कहते हैं फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, और फिनोटाइप किसकी वजह से आएगा, जीनोटाइप की वजह से आएगा। तो इन्होंने फिनोटाइप रेशियो जो निकाला था, जब भी फिनोटाइप आएगा तब जीन की वजह से आएगा, जीन हमको दिखता नहीं है, ये जो कैपिटल टी है ये जीन है, लेकिन इसकी वजह से जो टाल बाहर दिख रहा है वो फिनोटाइप है, तो हम ये बातें ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने फिनोटाइप रेशियो को कैलकुलेट किया था, तो अप्रोक्स मतलब लगभग आया था, कितना आया था, लगभग 3.1, क्यों का, क्योंकि हमने पिछले ही दिखाया था कि 2.98 तक जा रहा था, 3.15 तक भी जा सकता है, 1 आ रहा था, तो ये 1 तो ठीक था, लेकिन इधर वाली वैल्यू अप डाउन करती रहती थी। तो इन्होंने क्या किया था, फ्लावर कलर का कैलकुलेशन यहाँ पर दिया गया, फ्लावर कलर के लिए इन्होंने वायलेट कलर को डोमिनेंट माना, सपोज करो वी को डोमिनेंट मान लिया, तो उसका ले लिया 705, कितना ले लिया था, 705 पौधे पर एक्सपेरिमेंट कराया, उसमें उन्होंने पाया 700, मतलब 705 और 224, ये टोटल लेकर के इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें पाया कि 705 जो थे वो कैपिटल वी का मतलब वायलेट कलर आए, कैसे कलर आए, वायलेट, कैसे कलर आए, वायलेट कलर आए, ठीक है, कैसे कलर आए थे, वायलेट, ठीक है, वायलेट, तो ये कैसे कलर आए थे, वायलेट। और इसके बाद इन्होंने क्या किया था, रिसेसिव 224 रिसेसिव आए थे, मतलब स्मॉल वी आया रहा होगा, कैसा आया रहा होगा, स्मॉल वी। तो इनको ये जब ऑब्जर्व रेशियो मिला तो इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्वेशन में क्या किया था, देखो 705, इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया था कितने से, 224, और फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया था, इस 224 को फिर डिवाइड किससे किया था, 224, तो ये इन्होंने जब डिवाइड किया तो इनको रेशियो क्या निकल करके आएगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.15, 3.15 कैसा आ जाएगा, डोमिनेंट वाला वायलेट कलर, कौन सा कलर, कैपिटल वी आएगा, और इस 2 इसको डिवाइड कर देंगे, काट देंगे तो 1/1, तो इसको क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इसको इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3.15। तो मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि ये जब 3.15 आया इस टू 1, तो इसको सिमिलरली क्या मान लिया जाएगा, सिमिलरली इसको मान लिया जाएगा 3.1 जो कि आज हम डेटा कैलकुलेट करते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, बोथ डिवाइडेड बाय 224 से दोनों तरफ डिवाइड किया गया, ये क्या किया गया, ये जो अभी किए हैं बोर्ड पर यहाँ पर कर रहे हैं, ये यही चीजें किया गया, इसको एक बार डिवाइड किया गया, फिर 224 को 224 से डिवाइड किया गया, तो हमको जो ऑब्टेन हुआ वो 3.15:1 आया रेशियो, मेंडल ने कैलकुलेट किया था। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, इसी को हम लोग सिमिलरली कितना मान लेते हैं, 3.1, क्योंकि ये माइन्यूटली बढ़ रहे थे, घट रहे थे, तो उसको राउंड अप में एक तरह से हम इग्नोर ही कह सकते हैं, उसको इग्नोर किया जा रहा था, क्योंकि उतने से डेटा मिल जा रहा था राउंड अप करने पर 3.1 को। नाउ कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला था, ऑब्जर्व रेशियो 3.15:1 इज वेरी क्लोज टू द एक्सपेक्टेड रेशियो, इस रेशियो को बहुत ही करीब था, तो 3.15 जो था 1 के बहुत करीब था, तो इसको इन्होंने कितना ले लिया था, 3.1 ले लिया था, 3.1 ले लिया था, मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड रेशियो। तो जो आज हम लोग 3.1 निकालते हैं उसके पीछे इतना ढेर सारा कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन में ये बातें ध्यान रखेंगे
कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई थी जो हम 3.1 लिखते हैं। यहाँ पर भी देखिए 3.15 के आसपास आया था, जिसको राउंड अप करने पर हम लोग कितना लिखते हैं 3.15। तो ये इतना ज्यादा उन्होंने स्टैटिकली कैलकुलेट किया था, तब जा करके इस डेटा पर मेंडल पहुंच पाए थे। तो ये निष्कर्ष को, ऑब्जर्वेशन को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इतनी थी, जिसको आज हम लोग जीनोटाइप फिनोटाइप निकालने में इसी का यूज करते हैं। नाउ हम लोग कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, जो आप तक लेक्चर लिए थे उस लेक्चर का थोड़ा एमसीक्यू देख लेते हैं। तो इधर देखेंगे जरा, ग्रिगर्स और मेंडल वॉज बॉर्न, इन्होंने, इनका जो जन्म हुआ था वो 1822 में हुआ था। ये लेक्चर में हमने बातें बताई थी। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन है नहीं। तो 1822 में इनका जन्म हुआ था। नाउ मेंडल वॉज बॉर्न एट, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ये एक जगह थी जिसका नाम था हाइजिन, हाइजिनडॉर्फ। हाइजिनडॉर्फ ये जगह ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है। तो ये भी मेमोरी बेसिक क्वेश्चन है। तो नाउ मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कब स्टार्ट किया था? हिस्ट्री जब बता रहे थे उनका डिटेल, तो वहां पर ये बताए थे 1856 1857 में इन्होंने स्टार्ट किया था। तकरीबन तकरीबन 10 साल के आसपास एक्सपेरिमेंट इनका चला था। मेंडल मेनली परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन, इन्होंने किसको एक्सपेरिमेंट में? पाइजम सटाइवम, जो ये साइंटिफिक नेम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पी प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पी प्लांट्स। ठीक है, तो इसी पी प्लांट्स का साइंटिफिक नाम है पाइजम सटाइवम। ठीक है, तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो पाइजम सटाइवम या पी प्लांट्स पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। नाउ मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स वर पब्लिश्ड, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो कहां पर, कब पब्लिश हुआ था? कब पब्लिश हुआ था? तो कब पब्लिश हुआ था? 1865 में पब्लिश हुआ था। ये भी उधर लेक्चर में आप लोग बताए थे। नाउ मेंडल वर्क वाज पब्लिश्ड इन द जर्नल, अच्छा जिस जर्नल में पब्लिश हुआ था उस जर्नल का नाम था प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून करके थी। तो ये कंफ्यूज नहीं होंगे, ये उनका अपना लोकल मैगजीन थी, जिसमें ये नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून करके वहां पर आती थी मैगजीन, जिसमें इनका पहली बार जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट बताया था वो छपा था। नाउ द टाइटल ऑफ मेंडल्स पेपर वाज, मेंडल के पेपर का जो टाइटल था वो था एक्सपेरिमेंट्स ऑफ प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो इंग्लिश में जब हुआ था तब, उसके पहले जो जर्मन जर्मन लैंग्वेज में था उस वहां पे बताए थे, तो वो जर्मन लैंग्वेज में भी था। तो उसी को फिर ट्रांसलेट, तो उस जर्मन लैंग्वेज में जो हाइब्रिडिन करके बताए थे वहां पे, तो उसका मतलब यही था कि एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। किस पर? प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन पर एक्सपेरिमेंट की बातें इन्होंने करी थी। तो एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये प्लांट्स का हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने किया था, या और इसी का उन्होंने टाइटल दिया था वहां पर। नाउ मेंडल्स वर्क्स रिमेन्ड लार्जली अनरिकॉग्नाइज्ड, उनका जो वर्क था वो बहुत दिनों तक लोग जान नहीं पाए। तो कब? रिमेन्ड लार्जली अनरिकॉग्नाइज्ड अंटिल, कब तक ले लोग नहीं समझ पाए थे? तो वो 1900 तक, मतलब तकरीबन 34 साल तक इनकी जो 14 इयर्स तक इनकी बातों को लोग समझ नहीं पाए थे। इसके बाद 3 साइंटिस्ट आए थे, जिनको हमने बताया था, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिवरीज और जो थे कशमार्क। इन्होंने इनके जो जो एक्सपेरिमेंट बताया था उसको रीडिस्कवर किया, फिर तब जाकर के 34 साल बाद इनके इनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लोगों ने जाना। मेंडल वर्क वाज इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड बाय हाउ मेनी साइंटिस्ट, कितने साइंटिस्ट थे? 3 साइंटिस्ट थे, अभी नाम बताए हैं, अभी नाम बताए हैं, कार्ल कॉरेंस और इसके बाद तशमार्क और साथ साथ में ह्यूगो डिवेरिस। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने रीडिस्कवरी की थी। विच साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से रीडिस्कवर्ड मेंडल वर्क, तो मेंडल वर्क्स को स्वतंत्र रूप से किसने किया था? कार्ल कॉरेंस ने। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ह्यूगो डिवरीज वाज फ्रॉम, ये कहां से थे? ह्यूगो डिवरीज, तो ये होलैंड से थे। कहां से थे? होलैंड से। सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा तेज से चलेंगे। कार्ल कोरेंस, ये साइंटिस्ट कहां से थे? तो ये जो कार्ल कोरेंस थे ये जर्मनी से थे, तो इसीलिए मेंडल के वर्क को समझने में जो जर्मन लैंग्वेज में था इनको थोड़ा आसानी हुई। दूसरा देखेंगे, इनरिच वॉन तशमार्क, तशमार्क कहां से थे? तशमार्क जो थे वो ऑस्ट्रिया के थे, जहां से मेंडल थे वहीं के तशमार्क भी थे। नेक्स्ट देखेंगे ह्यूगो डी वरीज, एक्सपेरिमेंट्स फॉर कंडक्टेड, इन्होंने भी अपना एक्सपेरिमेंट करा था। अपना एक्सपेरिमेंट इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इनके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो इन्होंने इवनिंग प्राइम रोज दिया था, अगले लेक्चर में किसी में ये पौधा दिखा देंगे, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, शाम के टाइम इसमें फ्लावरिंग होती है इस पौधे में। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, कार्ल कोरेंस कंडक्टेड, कार्ल कोहेरेंस कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन, इन्होंने किस पर किया था? ये मेज लिए थे, मेज का मतलब भुट्टा वाला जो पौधा होता है, तो मक्का जिसको बोलते हैं, तो मेज का पौधा लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे।
नाउ मेंडल्स प्रपोज्ड हाउ मेनी फंडामेंटल लॉज ऑफ हेरिडिटी, तो मेंडल ने कितना किया था, दो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको हमने स्टार्टिंग में किया था डिस्कस। नाउ द टू लॉज प्रपोज्ड बाय मेंडल, दो लॉ मेंडल के कौन कौन से थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अभी बताए भी थे, एक क्वेश्चन भी आ गया। नाउ नेक्स्ट, इन मेंडल्स वर्क वाज पब्लिश्ड इन 1901, इसमें पब्लिश हुआ था जो मैगजीन थी उसका नाम था फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब फ्लावर से प्लांट समझ सकते हैं, तो सब प्लांट्स को एक साथ फ्लोरा बोलते हैं, एनिमल्स को फना बोलते हैं, तो फ्लोरा नाम की मैगजीन थी। मेंडल की डेथ हो गई थी, कब हुई थी, 1884 में इनकी डेथ हो गई थी, तो हिस्ट्री बेस है ये। नाउ मेंडल्स वर्क वाज इनिशियली इग्नोर्ड, इग्नोर्ड मेनली बिकॉज, इनका एक्सपेरिमेंट इग्नोर किया गया, मतलब लोगों ने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि हिज वर्क वाज नॉट वाइडली communicated and his concept of gene was not understood, मतलब इन्होंने फैक्टर बोला था जो लोगों को समझ में नहीं आया था और उस टाइम कम्युनिकेशन का लैक था, जिसकी वजह से इनकी बातों को लोग समझ नहीं पाए थे जल्दी। Why did Mendel select pea plants for his experiment? मेंडल ने पी प्लांट्स को क्यों सेलेक्ट किया था, हमने बहुत सारी बात बताई थी, तो देखेंगे दे हैव अ शॉर्ट लाइफ, इसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन हम लोग जल्दी देख सकते हैं, तो एंड और दूसरा क्या है, प्रोड्यूस मेनी ऑफ स्प्रिंग, तो कई पौधे हम एक साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि हम उसके कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व कर सकें, तो इसलिए मेंडल ने पी प्लांट्स को सेलेक्ट किया था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मेंडल्स स्टडीड द इनहेरिटेंस, मेंडल ने स्टडी किया था इनहेरिटेंस को, तो इन्होंने क्या क्या किया था, ओनली वन कैरेक्टर ऐसा नहीं था, ओनली टू कैरेक्टर्स ये भी नहीं था, इन्होंने एक टाइम में कितना देखा था, वन और टू कैरेक्टर्स, एक या दो, बस इससे ज्यादा नहीं देखा था, एक या दो कैरेक्टर्स को इन्होंने एक टाइम में देखा था। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एडवांटेज ऑफ पी प्लांट्स, तो पी प्लांट्स का एडवांटेज क्या नहीं था इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पी प्लांट्स के वेरी डिफिकल्ट, तो ये गलत बात है, कल्टीवेट करना आसान है, इसमें लिख रहा है कठिन बात आसान, इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन, ये बातें सही है, मैनी कंट्रास्टिंग ट्रेड्स देता है, ये भी बातें सही है, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशिंग है, ये भी बातें सही हैं, तो गलत क्या है, कल्टीवेशन आसान है, इसमें लिखा है डिफिकल्ट। Which of the following scientists worked on the pea plants before Mendel? मेंडल से पहले जॉन गॉस ने किया था और नाइट ने किया था, लेकिन इन लोगों को सक्सेस नहीं मिली थी क्योंकि ये लोग एक ही साथ कई कैरेक्टर्स को देख रहे थे, कई कैरेक्टर्स को एक ही साथ देख रहे थे, इसलिए सक्सेस नहीं हुआ, मेंडल एक या एक दो कैरेक्टर्स को देख रहे थे। विच कैरेक्टर्स ऑफ पी सीड्स वाज डोमिनेंट, इसमें से कौन सा कैरेक्टर था पी सीट का जो डोमिनेंट था, तो कौन डोमिनेंट था इसमें, व्रिंकल्ड वाला रिसेसिवनेस की वजह से आ रहा था, ग्रीन भी रिसेसिव कैरेक्टर है, व्हाइट भी रिसेसिव कैरेक्टर, तो डोमिनेंट कौन है, कैपिटल आर समझ लो, राउंड के लिए समझ लेते हो, अगर समझ ले रहे हैं तो ये जो है राउंड जो था ये डोमिनेंट की वजह से आता था, किसकी वजह से आता था, डोमिनेंसी, तो ये सब रिसेसिव कैरेक्टर है, राउंड शीट कलर कैसा है, डोमिनेंट है। The dominant character for flower color in Mendel's experiment was, the dominant characters for flower color in Mendel's experiment was, तो डोमिनेंट कैरेक्टर फॉर फ्लावर कलर के लिए कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, तो वो डोमिनेंट इन्होंने लिया था वायलेट, वायलेट कलर को डोमिनेंट लिया था, फिगर दिखाए थे, व्हाइट किसकी वजह से आएगा, रिसेसिवनेस की वजह से आएगा, ग्रीन किसकी वजह से आया था, स्मॉल जी या रिसेसिवनेस के, येलो कलर भी, तो येलो कलर, तो इन्होंने पूछा मेंडल डोमिनेंट कैरेक्टर फॉर फ्लावर कलर, अगर ये फ्लावर कलर की बातें हैं सिर्फ फ्लावर का, तो उन्होंने वायलेट देखा था, येलो उन्होंने राउंड शीट देखा था, तो ये भी नहीं आएगा, तो कौन सा था, वायलेट कलर आ रहा था, कैसा डोमिनेंट फ्लावर कलर आ रहा था। द ऑब्जर्व्ड रेशियो फॉर टॉल डॉर्फ प्लांट वाज अप्रोक्सीमेटली, लगभग कितना रेशियो आ रहा था टॉल और डॉर्फ का, तो उसमें एक्सपेरिमेंट में हमने बताया था कितना आ रहा था, 2.84:1 आएगा, तो इसी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे, द ऑब्जर्व रेशियो फॉर टॉल एंड डॉर्फ का कितना आ रहा था, कितना आ रहा था, जरा ये बातें ध्यान रखेंगे, जो आ रहा था वो 2.84:1 आ रहा था, तो लगभग एक्सपोनेंट जिसको हम लोग क्या लिखते हैं 3.1 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 3.1। नेक्स्ट देखेंगे, मेंडल क्वांटिटेटिवली एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ, मेंडल ने क्वांटिटेटिवली एनालाइज द इनहेरिटेंस ऑफ, तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स को देखा था, क्वांटिटेटिवली का मतलब ढेर सारे पौधों में देखा था, ढेर सारे पौधों में देखा था, तो किसको देखा था, क्वालिटी देखा था, क्वालिटी देखने का मतलब हाइट देखा था,
कलर देखा था, तो ये क्वालिटी में आ जाएंगे, और क्वांटिटी का मतलब ढेर सारा पौधा उन्होंने लिया था। नाउ मेंडल स्टडीड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स इन पी, उन्होंने कितना कंट्रास्टिंग ट्रेड्स लिया था पी में, तो हमने अभी वहां पे दिखाया था 7 लिया था, जो फिगर दिखाया था। तो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स उन्होंने कितना सेलेक्ट किया था, 7 पेयर, और टोटल अगर नंबर में बात करें तो 14 हो जाएंगे, और पेयर्स में कितना और था, 7 था। कितना था, 7 था। नाउ अ जीन कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड, कोई भी जीन एक से दो कैरेक्टर को कंट्रोल, तो उसको प्लियोट्रोपिक जीन बोलेंगे, इसको हम पढ़ा देंगे। जैसे एक ही बटन मोबाइल की होती है, हम एक बार टिपते थे तो स्क्रीन खुलती है, उसी को 2 बार टिप देते थे तो लाइट जल जाती थी, पीछे की जल जाती है। तो उसी तरह से एक जीन जब कंट्रोल करता है, एक जीन हो कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर, एक ही जीन दो या दो से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसको प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन। ये आएगा आगे डिस्कस करेंगे, बस ये ध्यान रखेंगे जिस तरह से एक मोबाइल के बटन से 2 काम 3 काम हो जाता है, तो उसको ध्यान रखेंगे कि वो एक टाइप का प्लियोट्रोपिक जीन है, जो एक ही जीन 2 या 3 कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कौन सा बातें सही है। ही स्टडीड ओनली क्वालिटेटिव डेटा, ये बातें गलत है। ही डिड नॉट काउंट ऑफ स्प्रिंग, वो काउंट करते थे, ये कह रहा नहीं करते थे, ये भी गलत बात है। ही मेंटेन्ड स्टैटिकल रिकॉर्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ये बात सही है। उन्होंने स्टैटिकल, वो जो जितना भी एक्सपेरिमेंट करते थे सबको लिखते जाते थे, सबका डेटा लिखते जाते थे। ही वो अवॉइडेड सेल्फ पॉलिनेशन, वो नहीं कराए थे, वो कराए थे, गलत बात बताया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ ये बातें देखेंगे स्टूडेंट्स, जो वहां पे स्लाइड कट गई थी, तो उस स्लाइड्स को हमने फर्स्ट लेक्चर में जो कट गया था उसको लास्ट में इंक्लूड कर दिए हैं। जिससे आपको ये होगा कि अगर आपका नोट करने का मन होगा तो आप नोट कर सकते हैं। तो हेमीजाइगस की जो वहां पर बात की थी, तो सिर्फ एक हेमीजाइगस मिलता है एक्स वाई, मेल गैमेट जो होता है उसमें एक्स वाई होता है, वहां पे एक्सप्लेनेशन सही है। तो एक्स वाई होगा, अगर एक्स जाएगा तो फीमेल चाइल्ड, और वाई जाएगा तो मेल चाइल्ड, तो मतलब एक ही है कैरेक्टर। ओनली यहाँ पर लिखो, लिखा ओनली वन एलील ऑफ अ जीन, ह्यूमन, ह्यूमन मेल में जो एक्स वाई जीन है, इसी को हम बोलते हैं हेमी, का मतलब हाफ, जाइगस का मतलब जाइगोट। तो ये सिर्फ हेमी जाइगस की कंडीशन में ऐसे ही, मतलब ह्यूमन के केस में मेल में ऐसा एक्स वाई सेक्स क्रोमोजोम मिलता है। नाउ यहाँ पर देखेंगे फिनोटाइप, जो जीनोटाइप जीन्स आता है, वो फिनोटाइप जो आता है फिजिकल अपीयरेंस। फिनोटाइप का मतलब मॉर्फोलॉजिकल या ऑब्जर्वेबल करेक्टर, या एक्सटर्नल, मतलब हम टॉल दिख रहे हैं तो क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर कैपिटल टी गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टॉलनेस, अगर पौधा कोई टॉल है तो उसमें जीन कैसा रहा होगा, कैपिटल टी रहा होगा। और क्या कंडीशन हो सकती है, कैपिटल टी स्मॉल टी अगर होगा तो भी टॉल होगा, क्योंकि ये वाला जो है कैपिटल टी है तब तो प्योर फॉर्म में है, ऐसे कंडीशन में भी टॉल होगा। लेकिन तो ये फिनोटाइप अपीयरेंस हो रहा, अगर स्मॉल टी आ गया होता तो कैसा हो जाता, डॉर्फ हो जाता, कैसा हो जाता, डॉर्फ हो जाता, तो डॉर्फिज्म आ जाएगा, बौनापन। तो मतलब ये जो फिनोटाइप, जिसको हम लोग फिजिकल अपीयरेंस बोलते हैं, ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स पढ़ने और जानने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉल के लिए कैपिटल टी, अगर व्हाइट फ्लावर है तो इसमें रिसेसिवनेस रहा होगा, कैसा रहा होगा, रिसेसिवनेस, स्मॉल स्मॉल डब्ल्यू आया रहा होगा। तो ब्राउन कलर के लिए स्मॉल बी रहा होगा, तो ब्राउन कलर किस लिए, रिसेसिवनेस की वजह से, किसकी वजह से आ रहा है, रिसेसिवनेस की वजह से। ठीक है, तो रिसेसिवनेस की वजह से आ जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो जैसा व्यक्ति बनता है, जिसका फिजिकल अपीयरेंस जैसा दिखता है, ब्लू आई, ब्राउन आई, तो उसमें जीन उसी टाइप का ट्रांसफर होता है, इसलिए बाहर से वैसा दिखता है। ठीक है, जीन नहीं दिखता, लेकिन उसी जीन की वजह से व्यक्ति में जो चेंजेज आता है वो हमको ऑब्जर्वेबल होता है। यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे डायग्राम में, इस डायग्राम में यही बातें हमने बताया था कि जैसा जीन जाएगा, हमारा थंब सबका अलग अलग है, तो मतलब ये जीन जो गया है वो सबका अलग अलग गया। जो डीएनए गया, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये जिस टाइप का जीन ट्रांसफर हुआ है उसी टाइप का हमारे अंगूठे का जो फिंगरप्रिंट है उसी तरह से आता है। जीनोटाइप अगर हम बात करते हैं, कैपिटल टी अगर यहाँ पर ट्रांसफर हुआ होगा तो इस व्यक्ति की हाइट लार्ज होगी, अगर स्मॉल टी अगर ट्रांसफर हुआ जीन के थ्रू, डीएनए के थ्रू, तो ये व्यक्ति कैसा होगा, शॉर्ट होगा। तो हम ये बातें कह सकते हैं कि ये जीन ही है, मतलब जीन दिखता नहीं, लेकिन वो जीन ही की वजह से हाइट लंबी होना, छोटी होना, स्किन कलर कैसा होगा, हेयर कलर कैसा होगा, वॉइस कैसी होगी, आवाज, ये सब चीजें किस पर डिपेंड करता है, डीएनए जो कि जीन कैरी करता है पेरेंट से प्रोजेनी में, कहां पर ट्रांसफर करता है, पेरेंट से प्रोजेनी में। तो ये बातें ध्यान रखेंगे। नाउ उसी डायग्राम से, तो जीनोटाइप द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या मेकअप, मेकअप का मतलब बनावट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए पार्टिकुलर कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर के लिए। सपोज करो कैपिटल टी गया तो टॉल होगा, तो यहाँ पर जीन कैसा है, कैपिटल टी है। कैपिटल टी स्मॉल टी गया तो कैसा होगा, ये पौधा ये भी टॉल होगा, लेकिन यहाँ पे इम्प्योर फॉर्म है, क्योंकि किसी किसी जनरेशन में अगर स्मॉल टी आ गया तो वो पौधा छोटा हो जाएगा या व्यक्ति छोटा हो जाएगा। अगर स्मॉल टी जीन गया तो व्यक्ति कैसा होगा, छोटी हाइट का होगा, जिसको हम लोग डॉर्फ या बौना बोलते हैं।
तो मतलब हम ये बातें कह सकते हैं कि ये जीन हमको दिखता नहीं, लेकिन इसी जीन की वजह से ही, जो कि डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होता है, तो इसी जीन की वजह से ही, चाहे वो पौधे की हाइट हो, चाहे लंबाई हो, चाहे फ्लावर की कलर हो, चाहे इंसान की हो, चाहे जानवर की हो, जो भी उसकी बनावट आती है वो इसी जीन की वजह से आती है, जो डीएनए के थ्रू पेरेंट से प्रोजनी में ट्रांसफर होता है। नाउ यहाँ पर ये देख लेंगे, यहाँ पर यही चीजें हमने दिखाया हुआ है कि अगर जीन कैपिटल पी होमोजाइगस है, प्योर फॉर्म में है, तो ये नॉर्मल विंग्स है, इसकी इसकी पंख ठीक है। अपीयरेंस कैसा आएगा, जीन की वजह से फिनोटाइप कैसा आएगा, नॉर्मल है। यहाँ पर हेट्रोजाइगस है, लेकिन डोमिनेंट कलर आएगा, कौन सा आएगा, डोमिनेंट, इस पे इफेक्ट डालेगा, तो डोमिनेंट की वजह से भी इसका पंख नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी अगर आ जा रहा है हेट्रोजाइगस में इधर से, तो भी ये भी नॉर्मल है। लेकिन ये कैसा कंडीशन है, इसको हेट्रोजाइगस बोलेंगे। और ये कैसा है, होमोजाइगस, ये प्योर फॉर्म ही बोलते हैं। कैसा बोलेंगे, जब दोनों बी बी कैपिटल हो, यहाँ पर कैपिटल बी है, स्मॉल बी है, ये हेट्रोजाइगस है, तब भी नॉर्मल आ रहा है, तो मतलब ट्रांसफर होकर आ रहा है। अगर अगर पेरेंट से, ये मेल और फीमेल दोनों पेरेंट से स्मॉल बी आ गए, कैसे आ गए, स्मॉल बी आ गए, तो ये रिसेसिव फॉर्म में आ गया। रिसेसिव होने की वजह से, गुण दब गए हैं, और दबने की वजह से ये व्रिंकल्ड हो गया, ऐसे ऐसे देख रहे होंगे, ऐसे ऐसे, जिसको हम लोग व्रिंकल्ड बोलेंगे। तो आप देख पा रहे हो जीन की वजह से ही चेंजेज आ रहा है इसके पंख में। तो ये बातें हम समझ सकते हैं कि जीन का इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से किसी के बॉडी की अपीयरेंस उसी तरह से हमको विजुअलाइज होती है। तो यहाँ पर प्योर फॉर्म में है तो नॉर्मल कंडीशन, यहाँ पर भी इसी, ये प्रभावी जीन है, डोमिनेंट है तो भी नॉर्मल, इधर भी प्रभावी जीन यहाँ पे यही आया हुआ है, ये दोनों पेरेंट्स है तो नॉर्मल है। जबकि यहाँ पे रिसेसिव आ गया है, स्मॉल बी आ गए हैं दोनों पेरेंट्स होने की वजह से प्रोजनी में, तो यहाँ पे पंख जो है ये व्रिंकल्ड हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। तो जीन की वजह से ही फिनोटाइप की अपीयरेंस होगा। नाउ हाइब्रिड विग्योर की हमने बात किया था, हाइब्रिड विग्योर को जिसको हेट्रोसिस बोलेंगे, या फिर इसी को बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग कराना। क्रॉसिंग होने से हायर यील्ड होती है, बेटर ग्रोथ होगा, डिजीज रेजिस्टेंट, इंक्रीज फर्टिलिटी, ये वीडियो में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था ये बातें। तो हम ये कह सकते हैं हाइब्रिड विग्योर को प्रीफर करता है नेचर, हेट्रोसिस को या क्रॉसिंग को, ताकि जो प्रोजनी है उसमें बदलाव आए और प्रोजनी अच्छी प्रोजनी आए, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये देख सकते होंगे कि दो बुल थे हाइब्रिड, ये ब्रीड बी था और ये ब्रीड ए था। इनका जब क्रॉसिंग कराया गया, इसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोसिस। क्या बोलते हैं इसी को, हेटेरोसिस। हेटेरोसिस या फिर हाइब्रिड विग्योर भी इसी को बोलते हैं, या फिर हाइब्रिड विग्योर, तो ये चीजें कैसे आ रही हैं, हाइब्रिड विग्योर क्रॉस करें तो दोनों गुड़ आ गया, ए और बी। तो इसमें इससे फायदा क्या होगा कि ये सरवाइव कर जाएगा। सपोज करो ये ठंडे इलाके में रह रहा है, ये गर्म इलाके में, तो इनकी प्रोजनी जो है वो सरवाइव कर जाएगी मीडियम इलाके में भी और अगर गर्म इलाके में भी। तो मतलब इन दोनों को क्रॉसिंग करा करके हम एक ऐसी प्रोजनी ला लेते हैं जो दोनों का मिक्स होता है, दोनों के गुड़ इसमें आ जाते हैं, इसको हाइब्रिड या क्रॉसिंग कराते हैं, कहते हैं। नाउ इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में हमने वहां पे लेक्चर में बताया था कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब 4 से 6 जनरेशन अगर हम लगातार क्रॉसिंग करा रहे हैं तो क्वालिटी डिक्रीज कर जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इससे क्या होगा, फर्टिलिटी रिड्यूस कर जाएगी, वीक ऑफ स्प्रिंग आएगा और लोअर प्रोडक्टिविटी होगी। काऊ वगैरह का केस में लोग, गाय के केस में उसी के बच्चे 4 से 6 जनरेशन कराएंगे तो उनके दूध की, मिल्क की क्वालिटी, बुल की क्वालिटी, ये सब डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पर देख रहे होंगे अगर ये डॉग है, इसमें लगातार उसी के जनरेशन टू जनरेशन करा रहे हैं तो ये डिजीज होने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। रिड्यूस इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज लाइफ स्पैन, और इसके जिंदा रहने का कम चांस हो जाएंगे। तो रिस्क हो जाता है इन ब्रीडिंग कराने से, मतलब एक ही जगह पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही जो प्रोजनी है उसी के प्रोजनी से उसी को ऑफ स्प्रिंग से लगातार हमको क्रॉसिंग नहीं कराना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए। क्रॉसिंग को प्रीफर करना चाहिए, सेल्फिंग नहीं कराना चाहिए। क्या नहीं कराना चाहिए, सेल्फिंग नहीं कराना चाहिए। क्रॉसिंग या हाइब्रिड विग्योर हेट्रोसिस को प्रीफर करता है नेचर। अगर आप सेल्फिंग बार बार कराएंगे 4 से 6 जनरेशन तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होने की वजह से ये वीक हो जाएगा, जो भी प्रोजनी आएगी। नाउ यहाँ पर ये हमने वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ था, इस सिर्फ स्लाइड को इसलिए लगा दिए हैं ताकि जो बच्चे नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में लिया हुआ है इसका, तो दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पर, इसलिए बस इतना है कि आपको अगर नोट करना रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये स्लाइड्स आप देख लेंगे, जिस बच्चे को नोट्स करना होगा वो बच्चा नोट कर लेगा। एक्सप्लेनेशन हमने पहले वाले लेक्चर में किया हुआ, जो पहली वीडियो थी उसमें थोड़ा सा लास्ट में सही नहीं आया था, इसलिए हमने इसको इसमें थोड़ा सा कंक्लूड कर लिया है कि ताकि जिस बच्चे को नोट करना रहे उसको दिक्कत ना हो। तो ये थे जो है कुछ स्लाइड्स जिसको आप देख लेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन उसमें थे जो क्लियरली नहीं आ पाए थे बच्चों, तो उसको आप हम एक एक करके आप वहां से नोट कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन वहां पे हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं होमोजाइगस कंडीशन, होमो का मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट, सेम सेम हो डोमिनेंट, तो कैपिटल टी होमोजाइगस है और डोमिनेंट है। तो ये बातें आप समझ पा रहे होंगे और हमें लग रहा है कि
आप बातों को समझ पा रहे होंगे और आप जितना भी लेक्चर अगर कंटिन्यू आप देखेंगे तो हम आपको धीरे-धीरे जेनेटिक्स सिखा देंगे। अगर सिर्फ़ पूरा लेक्चर देखते चले जाएँगे तब भी जेनेटिक्स आप सीख जाएँगे। ठीक है? अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो वो कमेंट बॉक्स में क्या करेगा, कमेंट करके बताएगा। उस टॉपिक से रिलेटेड हम जब अगला लेक्चर लेंगे तो उसमें वो बातें कंक्लूड कर लेंगे। तो आप नीचे कमेंट में आप जो भी दिक्कतें हैं उसको कमेंट कर सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो लगातार बाकी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस इवनिंग।